बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप हमारा प्रकरण जन तक हो गया था। अब अगला हमारा आज का टॉपिक है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यानी इस राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी मनुष्यों ने, लोगों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उस जीवन की श्वास प्रश्वास है, उसका जीवन है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी ये संस्कृति जो है यही मनुष्य का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति के विकास और अभ्युदय यानी उसकी उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का महत्व बताया गया, उसी तरह से संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, यदि इस राष्ट्र में रहने वाले लोग इस भूमि और जन को अपनी संस्कृति से विरहित कर दें तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, यानी राष्ट्र का अंत हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी जीवन रूपी विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि ज्ञान और कर्म यानी ज्ञान, जानकारी और कर्म करना, इन दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है वो कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो विचार किए हैं और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, जो रचनाएं की हैं, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं, यानी वो संस्कृति दिखाई देती है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है और जीवन की उन्नति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है, यानी प्रत्येक जाति के लोग अपनी अपनी विशेषताओं के कारण विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करते हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। लेखक ये कहना चाहता है कि इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार, यानी हर व्यक्ति में अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और उन विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित की जाती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। कहने का तात्पर्य है कि उन सब का आधार क्या है? सहिष्णुता और समन्वय का आधार माना गया है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हैं, जिस प्रकार से जंगल में अनेक लताएं, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हैं और पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, यानी अवरोधी होते हुए भी एक राष्ट्र में रहकर एक ही साथ रहते हैं। और जिस प्रकार से जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, लेखक ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की नदियों का जल एक साथ प्रवाहित होकर मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग समन्वित होकर संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, कि समन्वयता प्राप्त करना ही जीवन का एक सुखदायी रूप माना गया है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे नृत्य हो, गीत हो, आमोद हो, प्रमोद हो, अनेक विभिन्न प्रकार से राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, कि मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग अपने मानसिक विचारों को प्रकट करते हैं
और आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, जो इस आत्मा में, इस संसार में जो आत्मा का विश्वव्यापी आनंद है, वह उन विविध रूपों में साकार होता है, विभिन्न प्रकार के रूपों से साकार हो जाता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। कहने का तात्पर्य ये है, लेखक ये कहना चाह रहा है कि इस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग भले ही बाहर से अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जो आंतरिक जो आनंद की दृष्टि है, उनमें एक सूत्रता दिखाई देती है। जो व्यक्ति सहृदय हैं, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो सरल हृदय के हैं, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी वह आनंदित रहता है और उस राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है और उससे आनंदित होता रहता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर हैं, यानी उस उदार भावना के साथ ही इस राष्ट्र का स्वस्थ निर्माण किया जा सकता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि गांवों, चाहे गांव हो, जंगल हो, स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, चाहे लोकगीत हों और चाहे आकाश के नीचे टिमटिमाते हुए तारों के नीचे लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ हो, यानी लोक कथाएँ गाई गई हों, कही गई हों, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है, जहाँ पर आनंद ही आनंद मिलता है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है, यानी उस राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सभी का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किए हैं, जो कुछ भी किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसको हम गौरवान्वित होकर उसे धारण करना चाहिए और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, यानी उनके उस तेज को, उनके प्रकाश को, उनके विचारों को हम आगे आने वाले भावी समय में हम उसको अपने में देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। और जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ पर अतीत यानी वर्तमान, अतीत वर्तमान, जो अतीत बीता हुआ वर्तमान और वर्तमान है, वो भार रूप नहीं है। जहाँ भूत वर्तमान को और जहाँ बीता हुआ वर्तमान जो समय है, वो जकड़े नहीं रखना चाहता है, उसको पकड़ के नहीं रखना चाहता है, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पर अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है और जहाँ भूत वर्तमान को पकड़ के रखना चाहता है, वरन अपने वरदान से पुष्ट होकर के उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, उस राष्ट्र का हमें स्वागत करना चाहिए। बस बच्चों, आपका चैप्टर समाप्त हुआ।